तो ये चैप्टर 4 जो मैंने करवाया पिछले सेशन में, बिजनेस सर्विसेज, उसकी कंटिन्यूएशन का वीडियो है। उसके अंदर हमने क्या किया था, थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जो भी सर्विसेज बिजनेस को हेल्प करती हैं उसको कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। फिर एक टॉपिक इसके अंदर है, सर्विसेज अपने आप में क्या होती हैं, सर्विसेज को लेके किस किस तरह की 5 आईज का एक मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी आपको, जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, कि सर्विसेज का मतलब होता है 5 आईज। आई मतलब आईज, लेटर आई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सर्विसेज वही उसी चीज को सर्विस बोला जाएगा जिसमें ये 5 आई होंगे: इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री लेस एंड इन्वॉल्वमेंट। तो ये 5 आई होंगे। एक केस स्टडी आएगी, आपको इन 5 आईज के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटा टॉपिक और भी है इसके अंदर कि गुड्स और सर्विसेज का क्या डिफरेंस है। तो गुड्स टेंजिबल होती हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। गुड्स का प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का एक डिफरेंस होता है, गैप होता है। सर्विसेज उसी टाइम प्रोड्यूस होती है, उसी टाइम कंज्यूम होती है। बाकी 5 आई डाल लोगे चल जाएगी। गुड्स कंसिस्टेंट रहते हैं, गुड्स कंसिस्टेंट रहते हैं आपके। इनकंसिस्टेंट होता है, गुड जो होगा कंसिस्टेंट रहेगा, मोबाइल एक जैसे ही रहेगा हमेशा, लेकिन सर्विस जो देता है, कभी डॉक्टर कुछ बोलेगा, कभी टीचर कुछ बोल देगा, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री होती है गुड्स की, सर्विस की कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। इन्वॉल्वमेंट रहती है गुड्स के अंदर, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कभी करेगा, कंज्यूमर कब करेगा, लेकिन सर्विस के अंदर प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होती है, यानी प्रोड्यूसर भी साथ बैठा हुआ है और कंज्यूमर साथ होता है। राइट नाउ आई एम टीचिंग अ स्टूडेंट, तो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कंज्यूमर जो मेरा स्टूडेंट है वो इसी टाइम सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, तो दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक, छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। फिर सर्विसेज के अंदर बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है। सबसे जो टफ माना जाता टॉपिक वो इंश्योरेंस का है। वो भी मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। आप छोटे छोटे प्रीमियम देते हो, उसमें एक बंदे का या कई बंदों का रिस्क कवर हो जाता है। अगर कोई इवेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा दे देती है, लेकिन उस इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरर को या इंश्योर्ड को कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल समझाने से पहले मैंने बताया था आपको इंश्योरर क्या होता है, इंश्योर्ड क्या होता है। इंश्योर्ड जिसकी इंश्योरेंस हुई है, इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस की है, कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच का एग्रीमेंट। ठीक है, प्रीमियम जो इंश्योर्ड आदमी प्रीमियम पे करता है। ठीक है, वो आपको मैंने छोटी टोक दी थी। फिर इंडेमनिटी का मतलब बताया था मैंने आपको। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि एक चीज जिस रूप में है इवेंट से पहले, उस इवेंट के बाद वो चीज वैसी की वैसी वापस करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। लाइफ में पॉसिबल नहीं है ये। लाइफ गई तो आप लाइफ वापस नहीं ला सकते, इसलिए सिर्फ फायर में और मैरिन में ये पॉसिबल होता है। इसी को लेके फिर मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस समझाना शुरू किया था। 5 मैंने प्रिंसिपल कवर कर दिए थे। प्रिंसिपल आपके 7 हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, क्योंकि वैसे बहुत है, हमारी एनसीईआरटी में 7 प्रिंसिपल दिए हैं, तो उसका शॉर्टकट मैंने आपको दिया था आईपी म्यूजिक करके। तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल बनते हैं आईपी म्यूजिक से: प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट, आईपीएम हो गया आपका, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यू हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन हो गया आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हो गया आपका, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको लेके मैंने 5 प्रिंसिपल आपको समझा दिए थे। लेट मी शो यू, जो लास्ट क्लास समझाया था, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। ये मेरी लास्ट क्लास के नोट्स हैं जो मैंने टाइप किए थे, उसी को देख लो अभी आप, नोट करो। ये देखिए, ऐसे करके समझाए थे, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये आईपी म्यूजिक प्रिंसिपल था आपका, जिसको मैंने पहला समझाया था। मैंने आपको ये सारे नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर, इसमें कंट्रीब्यूशन रह गया था, तो लेट मी राइट द कंट्रीब्यूशन हियर।
कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर मैंने समझाया था आपको अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है कि चाहे वो इंश्योरेंस करने वाला हो मेरे बच्चों, चाहे इंश्योरेंस करने वाला हो यानी इंश्योरर, चाहे इंश्योरेंस लेने वाला हो यानी इंश्योर्ड, दोनों को कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर कोई इंश्योर्ड बंदा अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपा रहा है और लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ छोड़ रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह अगर कोई इंश्योरर इंश्योरेंस करने से पहले गलत प्रीमियम की बात कर रहा है या झूठ बता रहा है कि कैंसर की बीमारी नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर, ये छुपा रहा है, तो वो भी गड़बड़ कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ऑल अबाउट शोइंग द राइट थिंग्स टू द इन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। तो ऐसे समझाया था मैंने आपको, ठीक है। एक इसका वर्ड होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, ये लिखवाया भी था मैंने, उबर फेदाई। क्या वर्ड होता है? उबर फेदाई। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ वर्ड, तो केस स्टडी में उबर फेदाई आया था, उसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ये समझाया था मैंने, ये लिखवा भी दिया, आप पिछला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, उसका इवेंट के बाद में या पहले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। यानी मैं किसी राह चलते आदमी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, या मैं किसी अपने पड़ोसी की दुकान का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। आई विल ओनली डू द इंश्योरेंस ऑफ माई विच आई इन विच आई हैव ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ गेटिंग द पॉलिसी, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी इंश्योरेंस इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ गिविंग द इंश्योरेंस तो वहां थोड़ा चक्कर आपको पड़ जाता है। इसी तरह में फायर में दोनों टाइम पे होना चाहिए, मैरीन में दोनों टाइम पे होना चाहिए, ये होता है आपका। मैंने लिखा है इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग क्लेम। अब आप बोलोगे सर ये नेसेसरी नॉट नेसेसरी क्यों है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ को कवर नहीं करती, वो इन्वेस्टमेंट भी होती है। यानी मान लो अगर हेमंत सचदेवा ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है मान लो 20 साल की, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देख लो आप कि हेमंत सचदेवा ने मान लो 20 इयर्स की आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, LIC या LIP करवाई, तो उसमें 20 इयर्स वही लाइफ कवर है, लेकिन 20 साल के बाद मुझे पैसा मिल जाए तो वो इन्वेस्टमेंट भी होती है। इसलिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द क्लेम आई कैन बी प्रेजेंट, आई कैन नॉट बी प्रेजेंट, तो कैन नॉट भी होगा तो मेरी फैमिली को मिल जाएगा, तो ये होता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस में लेने के टाइम पे यानी स्टार्ट टाइम में भी होना चाहिए इंटरेस्ट, और एंड टाइम में भी होना चाहिए, यानी इवेंट के बाद भी इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लो मैंने एक शॉप ली, ठीक है, शॉप मैंने ली, जब स्टार्ट मैंने शॉप खरीदी है तो मेरी मेरी थी, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने उसकी इंश्योरेंस करवा दी, ठीक है। फिर मैंने बीच में इसी पॉलिसी के बीच में मैंने शॉप बेच दी, सेल कर दी, और शॉप पे लग गई आग, तो वो इंश्योरेंस काम नहीं करेगी क्योंकि उसमें मेरा इंश्योरेंस इंटरेस्ट खत्म हो चुका। तो आगे लॉजिक इसी तरह मैरीन में होता है, जो सामान की होती है आपकी। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कई बार आता है पेपर में, उसका क्या मतलब होता है कि अगर इवेंट हुआ और इवेंट के बाद आपने इंश्योरेंस क्लेम किया और आपको पैसा मिल गया, ठीक है, जैसे बाइक का एग्जांपल दिया था मैंने, बाइक चोरी हुई, ठीक है, आपको पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, सब कुछ स्टेप उठाए आपने, और बाद में पुलिस वालों को बाइक मिल गई, लेकिन आपको तो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब इस बाइक पे आपका कोई क्लेम नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है, ये पुलिस क्या करेगी, ये बाइक इंश्योरेंस कंपनी को दे देगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। क्लियर? अरे समझ आ रहा है भाई, तो ये मैंने डिक्टेट भी किया हुआ है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है, यानी इवेंट से पहले आपका कोई चीज थी,
इवेंट हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को वैसे का वैसा ही आपको वापस करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, लाइफ में नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइफ गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी लाइफ नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये होती है इंडेमनिटी। आगे बढ़ते हैं। मिटिगेशन बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। मिटिगेशन का मतलब है भाई तूने इंश्योरेंस तो करवा दी, लेकिन क्या तूने इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर इवेंट हुआ, मान लो आग लग गई, तो क्या तूने आग बुझाने के स्टेप उठाए थे? तू तो बैठ गया है कुर्सी लेके कि इंश्योरेंस हो रखी है, तूने कुर्सी ले रखी है, ये कुर्सी पे बैठा है सांप की तरह। ये नहीं चलेगा। आपको आग लगने पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, पानी डालना पड़ेगा या बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। तो ये होते हैं मिटिगेशन के स्टेप। अगर ये नहीं किया और इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया तो आपका वो क्लेम कैंसिल कर देगी। ठीक है जी, तो ये हमने 5 प्रिंसिपल कर लिए थे। अब कौन कौन से रह गए, लेट मी जस्ट गो थ्रू विद द नोट्स, उसको मैं आपको एक्सप्लेन से करवाता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन करवा देता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन तो प्रिंसिपल नंबर 6 है हमारा, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होती है, जैसे मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसने इंश्योरेंस करवाई है आपकी, आपकी अपनी कंपनी की 3 जगह से, यानी स्टार इंश्योरेंस से करवाई उसने, ठीक है, और उसने करवाई है आपकी HDFC से सपोज, और ICICI से, ये भी इंश्योरेंस करती है कंपनियां, बैंक है लेकिन इंश्योरेंस करती है, तो इनसे करवाई है। एक ही शॉप की, शॉप एक ही XYZ, ठीक है, बंदा है लालचंद, शॉप में लग गई आग, ठीक है, इंश्योरेंस करवाई कैसे उसने, यहाँ करवाई है उसने 1 करोड़ का, यहाँ करवाया उसने 50 लाख का, और यहाँ करवाया उसने 25 लाख, सपोज ऐसे ऐसे इंश्योरेंस करवाई है। आग लग गई है, आग लग गई, उसका मान लो 20 लाख का माल जल गया, मेरे साथ हो, 20 लाख का माल जल गया। तो भाई साहब जी, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये लालचंद जो आदमी है ना, ये 20 लाख से ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। अब वो किससे क्लेम करेगा? ही कैन गो टू स्टार, ही कैन गो टू HDFC, ही कैन गो टू ICICI। लेकिन जो 20 लाख का जो क्लेम है, मान लो ये तीनों पे गया, तो ये नहीं कि 20 इससे ले लेगा, 20 इससे ले लेगा, 20 से लेगा, ये नहीं अलाउड। तो क्या करेगा, जिस रेशो में कंट्रीब्यूशन हुआ है, जिस रेशो में इंश्योरेंस हो रखी है, उसी रेशो से पैसा मिल जाएगा साथ। यानी 1 करोड़ का रेशो था, उसको हमने कन्वर्ट किया 50 लाख से रेशो से, मतलब कंपेयर किया, और 25 लाख के रेशो, ठीक है, तो ये रेशो बन गई आपकी। ठीक है, 1:0.5:0.25, ये बन गई रेशो आपकी, है ना, ये रेशो बन गई आपकी। या ऐसे कर लो 4:2:1, ये रेशो बन गई आपकी। ये 4 गुना पैसा है, ये 2 गुना पैसा है, ये 1 गुना पैसा है, ये रेशो बन गई आपकी। अब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि स्टार इंश्योरेंस वाला 20 लाख का, कितने का जो मिलेगा, 20 लाख का, 20 लाख का इसी रेशो में, जिस रेशो में उसका सम एश्योर्ड था, 4, 2, 6, 7, 4/7, ये देगा आपका स्टार वाला। इसी तरह ये 20 लाख देगा आपका HDFC वाला, अमाउंट निकालना कैलकुलेटर से। ये 20 लाख देगा आपका 1/7 की रेशो में IC। ठीक है, तो ये बनेगा आपका रेशो। एक मुझे रेशो का देखने दो एक बार, तो रेशो में कैलकुलेशन में गड़बड़ करनी, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पूरा 20 लाख तो मिल जाएगा ना इससे आपको, तो ऐसे ही मिलेगा जिस रेशो में आपका कन्वर्जन हुआ है 4:2:6, क्योंकि 2:1 होना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, 2:1.5 करके करते तो आराम से हो जाता काम। ठीक है, तो इस रेशो में आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको तेरे में भी ये पॉसिबिलिटी आपसे मैडम पूछ ले कि भाई आप कैलकुलेट करके दिखाओ, पर ऐसे जनरली लेवल से पूछते नहीं है, तो सिर्फ मतलब पूछ लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, मैं भी दिखा भी दूंगा नोट्स में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट आई थिंक विल गो बाय नोट्स। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, समझ आ गया? सारा नहीं मिलेगा 20 लाख रुपए, 20 लाख ही मिलेगा, लेकिन जिस रेशो में पैसा तू प्रीमियम दे रहा है जिनको, उस रेशो में पैसा मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं,
तो आपने रेशो करवाया कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, बिल्कुल बुक का देखते हैं। 50,000 का यहाँ करवाया रेशो, 30,000 का यहाँ करवाया हुआ है और 20,000 का यहाँ करवाया। ये आसान है। ठीक है, आपने ए कंपनी से करवाया 50,000 का इंश्योरेंस, बी से करवाया 30,000 का और सी से करवाया 20,000 का। ये रेशो बन गया। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, लॉस हुआ आपका 50,000। कितना लॉस हुआ आपका, 5 से 50,000। अब निकाल लो कितना कितना कौन कौन देगा। ठीक है, तो इस 50,000 का रेशो निकालोगे आप, तो ए कंपनी आपको 25,000 देगी, क्योंकि ये 50 का ही रेशो आ रहा है, मतलब टोटल 1 लाख हो गया ना आपका। तो आधा ए कंपनी देगी आपका। कंपनी ए आपको 25,000 देगी। कंपनी बी आपको 12 12, मैं निकाल ही लेता हूँ। ये कंपनी पे एक आया 25,000। ठीक है, 3/10 इंटू 50,000, टोटल 10 करके कर रहा हूँ। तो ये 15,000 आएगा रेशो के हिसाब से, और 2/10 इंटू 50,000, और ये आ जाएगा बचा हुआ 10,000। तो कंपनी बी आपको देगी 15,000, और कंपनी सी आपको कितना दे देगी, 10,000। टोटल मिला के हो गया आपका 50,000। तो जिस रेशो में आपने समय शोध करवाया था, उसी रेशो में जो भी इवेंट का लॉस हुआ आपका वो मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट। ये बहुत बार आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन सा आएगा। चूहे का एग्जांपल आएगा इसके अंदर, रैट का। ठीक है, और रैट का और शिप डूबने का एग्जांपल आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होती है, ये वहां पर बहुत काम करते हैं। मतलब मान लो क्या होता है, ये आपने एक शिप शिप की इंश्योरेंस करवाई। शिप की नहीं, आपने शिप के अंदर आप माल भेज रहे हो, राइस। क्या भेज रहे हो, राइस की आपने इंश्योरेंस करवाई कि अगर ये शिप डूब जाता है, इंश्योरेंस क्या करवाई है आपने, अगर ये शिप डूब जाता है, ठीक है, ड्राउन हो जाता है, तो आपको राइस की जो वैल्यू है, मान लो 50 लाख की है, क्योंकि मोटा मोटा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, 50 लाख की वैल्यू है, आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। लेकिन रीजन आपने क्या दिया, कॉज क्या दिया आपने, डूबना। मेरे साथ हो, अब समझो आगे क्या हुआ, हुआ क्या रियलिटी में क्या होता है। अब ये राइस जो है, शिप जो है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, विद राइस पहुंच गया। ये राइस है इसके अंदर। ठीक है, आपको लगा अब डूबा तो नहीं है, तो आपका तो काम हो गया। अब हुआ क्या, आपने गेट खोला इसका। ठीक है, देखा आपने, भाई राइस तो 0 है, राइस तो चूरा बन गया है। चूरा क्यों बना है, क्योंकि चूहे खा गए उसको। होते हैं ना शिप में चूहे होते हैं, अब चूहे खा गए भाई, सारा राइस खत्म। अगर शिप डूबता तब भी आपका राइस खराब होता, अगर शिप के राइस को चूहे खा गए तब भी राइस खराब हो गया आपका। तो नुकसान तो हो गया आपको 50 लाख का। लेकिन इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको 50 लाख नहीं देगी, क्योंकि आपने जब इंश्योरेंस करवाई थी तो आपने उसका कॉज डूबना मेंशन किया था कि अगर डूबेगा तो पैसा। ये लो। हाँ, अगर आपने दोनों मेंशन किए होते कि कुछ भी कारण हो, चाहे जले, चाहे आग लग जाए, चाहे डूब जाए, चाहे चूहा खा जाए, मेरे को आप 50 लाख दोगे, तो आपको मिल जाता, क्योंकि यू हैव मेंशन द कॉज। तो कॉज जो मेंशन किया हुआ है उसी की वजह से ही इवेंट होना चाहिए, तो आपको पैसा मिल जाए। हाँ, लो एक और एग्जाम्पल मैंने डाला हुआ है अपने नोट्स में, उसको ले लो। एक शूज की शॉप है। इसकी शॉप बेटा, इसमें पड़े हैं मान लो 5,000 पीस नाइकी के। ठीक है, 5,000 पीस नाइकी के पड़े हैं। फायर आ गई, आग लग गई। ठीक है, इसमें 4,000 पीस जल गए। ठीक है, और वहां के जो एम्प्लॉइज थे, जो नौकर थे, उनको मौका मिल गया
उन्होंने क्या किया, 500 शूज को चोरी कर लिया। तो आपको फायर इंश्योरेंस से पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, यू विल ओनली गेट दो शूज जो आपकी आग की वजह से प्रॉब्लम हुई है। ये है प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया? एक मिनट अब होल्ड कीजिए, मैं जरा एक बार इसको नोट्स दिखा देता हूँ। फिर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज का अभी आपको ये बताया, ठीक है। और एक मिनट को, ये अभी नहीं बताया मैंने आपको। अभी नहीं कवर किया हमने, सीधा हम इंश्योरेंस पे पहुंचे। ये डिफिकल्ट पार्ट पहले कर दिया था मैंने, अब बाकी आसान है सब कुछ। ये हमने डिस्कस किया है सारा। ये रहा आपका प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट। अब क्या बोल रहा है, पहले प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन बाद में करते हैं। ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses as are caused by the which are stated in policy। ठीक है, याद रखना, ऐसे कॉसेस की वजह से अगर होता है तो ही मिलेगा। इन अदर वर्ड, when the loss is the result of two or more causes, the proximity cause means the direct, the most dominant and most effective cause of which the loss is the natural consequence। For example, all passengers traveling by aeroplane are insured against a death caused by plane crash। प्लेन क्रैश में उनकी डेथ इंश्योर्ड है, लेकिन अगर पैसेंजर को हार्ट अटैक आ जाता है प्लेन के अंदर, वो इंश्योर्ड नहीं है उसमें। तो ये मतलब है, ठीक है। इसी तरह शू का मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा। एक मिनट होल्ड करो, ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम अंडर इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरर टू कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक बंदा ना दे, सारे बंदे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करके देते हैं, जैसे एचडीएफसी ने कॉल कर दिया आईसीआईसीआई को, उसने कॉल कर दिया स्टार को, तो तीनों मिलकर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। इट इंप्लाइज दैट इन कॉज ऑफ डबल इंश्योरेंस, मैंने तीन का एग्जांपल दिया, when insurance for same article is taken from two different insurance company, the insurers are to share the losses in proportion to the amount assured by each of them। ठीक है जी। However, in no case can the insured claim compensation more than the actual loss suffered। ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकता वो, उतना ही करेगा। तो एग्जाम्पल में आया 50,000 का, तो ये आप निकाल लोगे ऐसे करके, रेशियो से निकाल के कर। ठीक है, इसी तरह सारे हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और प्रिंसिपल इंश्योरेंस खत्म हो गया। अगला टॉपिक थोड़ा सा जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी मीनिंग दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस में कई, इंश्योरेंस थोड़ा दिक्कत वाला टॉपिक होता है बेटा, तो इसमें आपको थोड़े से वर्ड्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है ना और लीगल लैंग्वेज होती है तो डिफिकल्ट लगती है। यहाँ पे स्टार्टिंग से इंश्योरेंस क्या होती है ये बताया गया, और ये टर्म यूज की गई, ये आपने करनी है, आपसे पता होना चाहिए। इंश्योरर, इंश्योरर वो बंदा होता है जिसकी, जो इंश्योरेंस करता है। पर्सन फर्म हु इंश्योर्स आल्सो कॉल्ड द एश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरर इन द अबव केसेस ओआईसी एंड जीआईसी, द जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एग्जांपल है। ठीक है, मैंने एचडीएफसी दिया, आईसीआईसीआई दिया, स्टार दिया। इंश्योर्ड, जिसका इंश्योर्ड होता है वो इंश्योर्ड होता है बंदा। ठीक है, इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में उस एग्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ कितना मिलेगा, कितना प्रीमियम, वो इंश्योरेंस है। पॉलिसी, जो पॉलिसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। प्रीमियम, जो इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को एवरी मंथ या ईयरली या क्वार्टरली। सम इंश्योर्ड, कितना इंश्योर्ड अमाउंट किया हुआ है, जैसे 50 लाख का किया है, 20 लाख का किया है, 10 लाख का किया है। ठीक है, और टर्म ऑफ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में होती है, तो ये आपका। अब इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज a device by which the loss likely to be caused by uncertain event is spread over a number of persons। कई जगह कई बंदे प्रीमियम देते हैं उसका, वो आर एक्सपोज टू इट एंड वो आर प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच इवेंट। ठीक है, तो ये छोटे मोटी चीजें हैं। फिर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपका।
फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? ऑफ कोर्स रिस्क कवर करना तो होता ही होता है, लेकिन कई बार आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो इसको लेके। जैसे लाइफ इंश्योरेंस इज मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए लोग करते हैं कि अगर 20 साल की करवाइए तो 20 साल पैसा मिल जाएगा उनको वापस। ठीक है, फिर ये प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए सारे, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आगे फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस वो भी थोड़ा तंग करती है। विल गो टू दैट पॉइंट। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल अच्छी तरह आ गए हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने शॉर्ट नोट दे रखे हैं सारे। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ को इंश्योर करती है। ठीक है, कि अगर आपने 25 साल की करवाई है, ठीक है, तो अपनी लाइफ को आफ्टर 25 ईयर्स यू विल गेट, अगर आपको कुछ नहीं होता तो यू गेट द अश्योर्ड अमाउंट मिलता है आप। जैसे मेरी एक 21 साल की पॉलिसी अभी वो हो चुकी है, क्या कहते हैं उसको, मैच्योर हो चुकी है, मैच्योर बोलते हैं उसको। तो मेरे को अब 21 साल पहले मैंने करवाई थी, तो मुझे उसका कुछ 2-3 लाख रुपए मिल जाएगा, 1 लाख मैंने करवाया था ऐसे करके। हाँ, इन द अगर इसके बीच में मुझे कुछ हो जाता तो मुझे फिर पूरा 10 लाख मिलता है, ऐसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी का सकते होता है। ठीक है, तो ये आपका इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, मस्ट हैव, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होने चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या है? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्यों? मैं तो क्यों बोल रहा है, वापिस होना चाहिए। हाँ, इंडेमनिटी का मतलब होता है जिस इवेंट से पहले जैसी चीज थी वैसे ही मिलनी चाहिए, वो लाइफ में कहाँ पॉसिबल। मेरे को बोल दिया ना। ठीक है, तो आपके 2-4 तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। देखो क्या क्या है। पहली होती है होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सम इज एश्योर्ड ओनली पेड ऑन द डेथ ऑफ एश्योर्ड, यानी आपको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको अगर डेथ होगी तो ही मिलेगी। ऑफ कोर्स उसका प्रीमियम कम होता है। फिर होती है एंडोमेंट। उसमें क्या होता है कि अगर आपको इवेंट हुआ तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली को मिलेगा, लेकिन अगर इवेंट नहीं हुआ तो आपको भी बचा हुआ पैसा मिल जाता है, एश्योर्ड जो अमाउंट किया होता है। तो हम जनरली एंडोमेंट करवाते हैं। एवरीवन इज जस्ट एंडोमेंट। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, वो एंडोमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह की है। बाकी चिल्ड्रन है, एन्युटी है, कुछ पैसा मिलेगा वापस आपको हर साल, ये छोटी मोटी चीजें हैं। फायर इंश्योरेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस इज पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, आग लगने से पहले जिस वैल्यू की चीज थी उसी वैल्यू की चीज को इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम देना पड़ता है, ऑफ कोर्स प्रीमियम दोगे। ठीक है, अब क्या क्या मेन इंप्लीमेंट है? The insured must have a insurable interest in the subject matter of the insurance. It is a contract of utmost good faith. It is a contract of strict indemnity. The insurer, जिसने इंश्योरेंस करी है आपकी, the insurer is liable to compensate only when fire is a proximate cause of damage or loss. अगर इंश्योरेंस करवाई, बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ से माल खराब हो गया, तो आग से तो नहीं हुआ, आपको नहीं मिलेगा पैसा। ये लॉजिक है। मैरीन इंश्योरेंस, वाह वाह, मैरीन मतलब सी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड इंश्योरेंस। जब आप सामान भेजते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या सिटी टू सिटी भेजते हो, तो आप अगर जब मैरीन यूज कर रहे हो तो आपको मैरीन इंश्योरेंस करानी पड़ती है। अगेन, एन एग्रीमेंट वेयर बाई द इंश्योरर अंडरटेक टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर and to the extent thereby agreed against the marine losses. Marine insurance provide protection against loss by marine perils और perils sea, पानी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। 3 तरह की होती है, कार्गो इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कार्गो मतलब जो माल पड़ा हुआ है, क्योंकि एक शिप जो होता है ना, उस शिप के अंदर सिर्फ एक कंपनी का माल नहीं जाता है। उस शिप के अंदर यू विल सी, क्योंकि इतना बड़ा शिप होता है, जितना बड़ा जीटीवी नगर है उतना बड़ा शिप भी होता है, ऑटोमैन जितना होता है शिप, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं। ठीक है, जैसे टाइटैनिक था, एक बहुत बड़ा शिप था, उसी तरह कई बड़े बड़े शिप होते हैं। तो उसमें सिर्फ एक कंपनी का माल नहीं जाएगा, यू विल सी 1000 कंपनियों का माल या 500 कंपनियों का माल जाए। तो हर कंपनी अपने अपने माल की इंश्योरेंस करवाती है, उसको बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है, फिर शिप कंपनी पूरे शिप का करवाती है, उसको बोलते हैं शिप इंश्योरेंस। फिर माल टाइम पे ना पहुंचा, उस माल को जाने वाला किराया, किराए की भी इंश्योरेंस होती है। इतना, क्योंकि किराया कम नहीं होता, 5 लाख 10 लाख 20 लाख इतना किराया भी होता है कई बार, तो उस किराए का भी लोग इंश्योरेंस करवा देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेट इंश्योरेंस।
क्लियर। तो मैरीन के अंदर तीन इंश्योरेंस होती हैं। मैंने जैसे बात की आपसे, मैरीन इंश्योरेंस में तीन तरह की होती है, कार्गो, शिप और फ्रेट। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल का अमाउंट होता है, तो इसलिए फ्रेट का भी इंश्योरेंस होता है। अब फ्रेट पढ़ लेते हैं क्योंकि फ्रेट आपको नया लग रहा होगा। फ्रेट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट इफ द गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट। द शिपिंग कंपनी में लॉस इट्स फ्रेट एज इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स ओनली पे व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड सेफली टू द पोर्ट। मान लो किसी ने 50 किलो का सामान बेचा, गोल्ड कुछ भी बेचा, गोल्ड उधार बोलते हैं, 50,000 5,000 टन का राइस बेचा, या 50 किलो कुछ सामान बेचा, वो रास्ते में यहाँ वहां हो गया। ठीक है, जिसको माल चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया तो इंपोर्ट कोई अमेरिका का बंदा करेगा, तो इंपोर्टर पैसा तभी दे देगा किराए का, फ्रेट का, जब फ्रेट उसको मिलता है। लेकिन फ्रेट तो गुम चुका है, तो अब शिप का तो नुकसान होगा, शिप कंपनी का नुकसान हो जाता है, तो ऐसे वो अपनी फ्रेट की वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ये मतलब है इसका। फिर प्रिंसिपल्स या एलिमेंट्स क्या है इसके? मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेम। मैरिन इंश्योरेंस इज अटमोस्ट गुड से बिल्कुल सेम है। इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। यही डिफरेंस करता है लाइफ इंश्योरेंस को, फायर को और मैरीन को। इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिफरेंट है बहुत बड़ा। अभी मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसमें इंश्योरेबल मैरीन, फायर और लाइफ का मैंने एक डिफरेंस बता रखा है, ये रहा। तो ये पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। फायर इंश्योरेंस, मैरीन और लाइफ इंश्योरेंस में क्या सब्जेक्ट होता है? फिजिकल एसेट्स फायर में, शिप कार्गो फ्रेट मैरीन में, और लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ एलिमेंट। फायर इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन का एलिमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फायर होगी तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। मैरीन में प्रोटेक्शन का होता है, सेम फायर की तरह। लाइफ में प्रोटेक्शन भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो ये मतलब क्लियर है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर के मामले में इट शुड बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों टाइम। ठीक है। मैरीन इंश्योरेंस एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ, जब लॉस हुआ तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का होना जरूरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग है, लॉस तो क्या इट इज नॉट पॉसिबल। इंश्योरेबल इंटरेस्ट याद रखना, अलग से आ जाएगा। डिफरेंशिएट फायर, मैरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ड्यूरेशन, फायर की मोस्टली 1 ईयर है आपकी। ठीक है। मैरीन की जब तक का आपका वे है या एक पीरियड होगा, और लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, डिपेंडिंग ऑन योर एज। इंडेमनिटी ध्यान रखना, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ठीक है। एंड सिमिलरली मैरीन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। लाइफ इंश्योरेंस कैन नेवर बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ये 5 पॉइंट है ये। लॉस फायर में मेजरेबल है, मैरीन में मेजरेबल है, लाइफ में मेजरेबल नहीं है। कोई भी अपने लाइफ की वैल्यू कम नहीं लगाता। इवन लोग तो 100 200 करोड़ की भी इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी लाइफ। तो यू कैन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एनी अमाउंट, लेकिन प्रीमियम भी उसी हिसाब से बनता है। अगर मैंने करवाई है मान लो 20 लाख की, सॉरी मैंने करवाई है मान लो 3 लाख की अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, तो मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है 10,000 12,000 हर साल का। कुछ करवाते हैं 100 करोड़ की, अकॉर्डिंगली प्रीमियम फिर उनका 20 22 25 लाख बन जाता है, ऐसे होता है। ठीक है। सरेंडर, फायर इंश्योरेंस कैन नॉट बी सरेंडर, लाइफ इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस कैन नॉट बी सरेंडर। लाइफ में सरेंडर कर सकता हूँ, मुझे जितना पैसा मेरा जमा होगा मेरे को मिल जाए। ठीक है। पॉलिसी अमाउंट ऑफ कोर्स जो फायर में है, जो मार्केट वैल्यू होगी उसमें भी जाएगा, मैरीन शिप में भी सेम जाएगा, समान होता है, क्योंकि लाइफ एनी अमाउंट मैंने बताया आपको। ठीक है। कंटिजेंसी यानी होगा कि नहीं होगा, फायर में अनसर्टेन है, मैरीन में अनसर्टेन है। ठीक है। लाइफ में डेफिनेटली सर्टेन है, लाइफ जानी जानी है। ठीक है, लेकिन टाइम क्या होगा ये मतलब क्लियर है। अब आपका जो मुश्किल टॉपिक था वो खत्म, क्लियर। तो ये इंश्योरेंस के 2 वीडियो है, खासकर 2 सेशन है वीडियो के।
ठीक है, ये आप ध्यान से देखोगे। अगले सेशन में मैं अगली सर्विसेज कराऊंगा आपको, तो वो क्लियर होगा।